So we are discussing about minerals, ठीक है? हम मिनरल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है? हमने ये बताया था कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है? जिसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है? जब मिनरल्स की हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात ये है कि मिनरल्स का हमारे फॉर्मेशन होता है किससे? रॉक्स से। किससे होता है? रॉक से मिनरल का फॉर्मेशन होता है। There are three types of rocks, ठीक है? First one is igneous rocks. Second one is sedimentary rock. And the third one is metamorphic rock. Everyone knows how these rocks are formed? Yes. Is there anyone who don't know about the formation of these rocks? कोई है जिसको नहीं पता है कैसे बनता है, ये नाम क्या है, ये क्यों लिखा गया है? सर igneous और sedimentary। igneous और sedimentary तो हमें नहीं पता है, ठीक है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, हम यहाँ पे चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं ना, चैप्टर 3 ज्योग्राफी पार्ट 1, ठीक है? देखो ये है हमारा वोल्केनो, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब समझते हो? क्या होता है? ज्वालामुखी का बाहर आ जाना, या फिर ये जो हमारा लावा यहाँ प्रेजेंट है, मैग्मा प्रेजेंट है, जब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो प्रेशर रिलीज करने के लिए बाहर आ जाता है, ठीक है? तो जैसे दिवाली का अनार फूटता हम लोग बर्न करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में ये वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। जब ये बाहर आता है तो उस बाहर आने के बाद जो मैग्मा सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, ठीक है? जब टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता है तो वो एक सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? और उसी रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक, ठीक है? उसके बाद जब ये इग्नियस रॉक वेदरिंग के केस में आता है, वेदरिंग क्या होती है भाई? शुभम, वेदरिंग क्या होता है? सर जैसे कोई रॉक है, क्या है? सर मैम क्या होता है वेदरिंग? नीतू चौहान, सर जब लावा बाहर आता है सर कंटिन्यूअसली उस पे एक प्रोसेस है ना, जैसे हवा का लगना या फिर एयर मॉइस्चर, इन दो चीजों की प्रेजेंस में जब किसी भी रॉक पे क्रैक्स डेवलप होते हैं या फिर वो रॉक फूट जाता है, ठीक है, तो ये क्या बनता है? इसको कहते हैं हम वेदरिंग, ठीक है? और जब ये प्रोसेस होता है तो बड़े बड़े रॉक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे टूट जाते हैं, ठीक है? इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। और जब ये फिर ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिल करके एक बड़ा सा सॉलिड शेप बना लेते हैं तो इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है? इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर पता है ना मेटामॉर्फिक क्या होता है? बैठो शुभम, मेटामॉर्फिक क्या होता है मतलब? Sir, when igneous and sedimentary rocks are heated under high pressure and heat, then it forms metamorphic rock. किन बुक से रटे हो? सर रटे नहीं, सर हिंदी में बता रहे हैं। अरे ये बात समझ में? ये जब इन दोनों को, ये हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है मेटामॉर्फिक का? उठाने फेंकेंगे ना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक है कि मार्बल मेटामॉर्फिक है? बताओ। ये दोनों मेटामॉर्फिक दिख रहा है तुम लोगों को? सोच के बोलो, कल ही बताया है ना मैंने कल ही बताया है इसके बारे में। एक बात बताओ, लाइमस्टोन है हमारा, ठीक है? लाइमस्टोन जब सेडिमेंट्स में टूटता है तब जाकर के वो मार्बल में कन्वर्ट होता है। तो कौन सा रॉक हुआ मार्बल? बोलो भाई गुप्ता जी। सेडिमेंट्री हुआ ना भाई। अरे भाई जब लाइमस्टोन की वेदरिंग हो रही है तो वो टूट रहा है, टूट के फिर जब वो एक बड़े से रॉक का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो हमारा मार्बल बन जा रहा है। तो मार्बल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। किसने कहा लाइमस्टोन एक ये मेटामॉर्फिक रॉक है? लाइमस्टोन किसने कहा था? ईमानदारी से बता दो, तुम ही कही थी ना? लाइमस्टोन एक इग्नियस रॉक है। क्या है लाइमस्टोन? इग्नियस रॉक। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन होती है जब ये बाहर की तरफ मैग्मा एक सॉलिड शेप में होता है। याद है मैंने कल बताया था कि जब इसमें एशेस या फिर व्हाइट लेयर का फॉर्मेशन होता है तो ये फिर अंदर तक उसके जाके जम जाता है, और जब जम जाता है तो ये व्हाइट कलर का चूना बन जाता है। चूना यानी कि क्या? लाइम। और जब वो एक पत्थर बन गया तो लाइमस्टोन बन गया। समझ में आ रहा है हर्षगौर?
तो ये है हमारा रॉक का फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस रॉक में हमने ये पढ़ा था कि इस रॉक में और मिनरल में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होता है बताओ। रॉक और मिनरल में क्या मिनरल्स क्या कहते हैं? मिनरल्स रॉक के अंदर पाए जाते हैं। क्यों बिना रॉक के नहीं मिलेंगे? मिलेंगे लेकिन रॉक के अंदर ज्यादा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मतलब रॉक्स मिनरल्स के अंदर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर फ्री स्टेट में हमें चाहिए कोई भी मिनरल, तो क्या वो रॉक के बिना नहीं मिल सकता है? तो पेट्रोलियम तो मिलता है ना। पेट्रोलियम की बात ही नहीं कर रहा मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड मिनरल्स। नहीं सर मिलेंगे पीछे बैठे हो बताओ भाई रमेश, इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पता नहीं इसको क्या हुआ, कोरोना हो गया है, क्या हुआ है बताओ। आखिर में अगर हम फ्री स्टेट, तुम आ गए हो तो जरा यहाँ बैठो आके, देखना आराम से बैठना। जी सर। बस अब मत हिलना। तो बताओ मिलेंगे फ्री स्टेट में हमारे मिनरल्स विदाउट रॉक की प्रेजेंस के? बिना रॉक के मिलेगा कुछ? अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में मिलेगा कोई भी मिनरल बिना रॉक के? बताओ। सर अगर रॉक रहता है तो सर वो जो टेम्परेचर रहता है सर उसको बाहर नहीं जाने देते सर, टेम्परेचर भी मिलता है, प्रेशर भी मिलता है सर, जितने भी रहते हैं सब उसको मिलेगा। समझ में आया? किसी भी ओर का फॉर्मेशन तभी होता है जब प्रॉपर वेदरिंग कंडीशन उसको मिलता है, ठीक है, और जब उसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर का रिक्वायरमेंट है वो इक्वली अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तभी कोई रॉक मिनरल में कन्वर्ट होता है। आ रही है बात समझ में? किसको समझ में नहीं आ रहा? सलोनी तुम्हारे ही समझ में नहीं आ रहा था, इसके बाद दीवार तोड़ के पीछे बैठ जाओ, समझ में आएगा। बस ये वाला है। बैठो बैठो। देखो जब भी कोई रॉक हमारे पास है, ठीक है, उस रॉक का मिनरल में कन्वर्जन तभी होगा जब उसको प्रॉपरली रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? ये दोनों वेदरिंग कंडीशंस हैं। जब हमारे पास हीट का प्रेजेंस बहुत हाई अमाउंट होगा तो उसको हम टेम्परेचर का इंक्रीज कहते हैं, और जब किसी चीज में दबाव बहुत तेज पड़ता है तो उसको हम प्रेशर का इंक्रीज कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी रॉक पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक मॉलिक्यूल पे, ठीक है, तो रॉक का जो हमारे मॉलिक्यूल है छोटा छोटा है, ठीक है, तो जब इस पे कोई भी सन रेज पड़ेगी या टेम्परेचर का जो इफेक्ट इस पर पड़ेगा वो हर मॉलिक्यूल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, हर प्लांट के पास हीट और गैस प्रॉपर वे में पहुंचती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमिलर वे में किसी भी रॉक में जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर टेम्परेचर का प्रेजेंस है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में? और जब इक्वल अमाउंट में ये प्रेजेंस है, ठीक है, तभी ये रॉक टू मिनरल कन्वर्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। रॉक साइकिल नहीं कहते, रॉक टू मिनरल कन्वर्जन कहते हैं, रॉक मिनरल्स रॉक मिनरल कन्वर्जन कहते हैं ना, आरएमसी। तो आरएमसी कहने के पीछे का मतलब यही है कि हमारा ये रॉक किन केसेस में और किन चीजों की प्रेजेंस में एक मिनरल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोल हमें चाहिए, स्टोनिक कोल, दो टाइप के कोल्स होते हैं, गोल्डन और स्टोनिक, ठीक है, तो जो हमारे स्टोनिक कोल होता है वो प्रॉपर स्टोन होता है पहले, ठीक है, या फिर किसी का नीचे हम अपने बेड रॉक को ले लेते हैं या कोई इग्नेस रॉक जो इंट्रूसिव है वो पड़ा हुआ है तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा क्या कोल में? जब उस पे प्रेशर पड़ेगा, जब उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तभी तो वो कन्वर्ट होगा। जो वुडन कोल होता है वो तो पहले रॉक होता नहीं है, तो वो तो डायरेक्ट कन्वर्जन होगा। उस पे भी तो प्रेशर पड़ेगा। हाँ लेकिन रॉक तो नहीं होता है, तो वो इसीलिए तो वुडन कोल की कैटेगरी में रखा गया है। वो आरएमसी में आया था, आया आरएमसी में क्या? नहीं है, हाँ भाई आया आरएमसी में, नहीं है, नहीं समझ में आ रहा ना? सही वाला है और 6 महीने में स्कूल हो। सर। आरएमसी रॉक टू मिनरल कन्वर्जन। रॉक टू मिनरल कन्वर्जन का मतलब ये है अगर ये पत्थर है तो ये पत्थर मिनरल में कैसे कन्वर्ट होगा, यही प्रोसेस में पढ़ना है। कैसे कन्वर्ट होगा बताओ, सिंह साक्षी बताओ। सर जब वेदरिंग होगा मतलब रॉक फिर वेदरिंग की नहीं, वेदर कंडीशंस। वेदरिंग तो सेडिमेंट्री में कन्वर्जन के लिए यूज होता है ना,
हाँ बताइए। सर जो मतलब स्टोन्स होते हैं उन पे जो प्रेशर और हीट पड़ता है तो वो मतलब रॉक बनते हैं और उन्हीं से रॉक फॉर्मेशन से मिनरल होते हैं। सही है? हाँ। तुम बताओ अपने वर्ड से। हिल रहा है सर अभी। सर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नहीं लगा है पैरों से, तभी भी हिल रहा है। वो कनेक्टेड है ना। क्या होता है? सर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो रॉक होता है वो मिनरल में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? अगर हमारा कोल है, हम बार बार कोल का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि कोल सबसे ज्यादा हैंडी होता है। हर किसी के पास कोई ऐसा यहाँ पे नहीं होगा जिसे कोल नहीं देखा होगा। कोयला देखा है सबने ना? यस सर। कोई ऐसा है जो कोल से परिचित है? हो भाई गौरव, नहीं देखी हो कोयला? सर देखें। तो कोयला जो होता है उसका एग्जांपल मैं बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि कोल की एक परफेक्ट रिक्वायरमेंट है। उसको क्या होता है जब वो यहाँ पे मिल रहा है तो उसको नीचे से भी टेम्परेचर मिल रहा है, ऊपर से भी टेम्परेचर मिल रहा है। तभी तो ये ब्लैक कलर के रॉक में कन्वर्ट हो गया और ब्लैक कलर के रॉक में जब कन्वर्ट हो गया तो ये क्या बन गया? आई बात समझ में? यस सर। आ रहा है? तो ये है हमारा रॉक टू मिनरल कन्वर्जन। ये था दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया था कि कोई भी मिनरल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट अर्थ पे या नेचुरली नहीं होता है। तो मिनरल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ओर्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशिया, एल्यूमिना, सिलिका, ये सारी चीजें क्या है? पोटेशिया, ये सब चीजें क्या है? ओर्स, जिसमें से हम क्या करते हैं? मिनरल्स को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक और में बहुत सारे मिनरल्स हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमारे पास आयरन और होता है तो आयरन और में केवल आयरन ही प्रेजेंट होता है क्या? आयरन ज्यादा प्रेजेंट होता है। सर हम लोग ऐसा कर सकते सर, जहाँ भी सर एक मिनरल ज्यादा होगा सर उसको बिल्कुल। अगर हमारा झारखंड एरिया अगर आयरन ओर में बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? आयरन ओर एरिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आयरन ओर की प्रेजेंस बहुत हाई अमाउंट में है। ठीक है, और बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई दिस एरिया इज आल्सो रिच इन अदर एलिमेंट्स ऑफ आयरन। ठीक है, हमें पता है ना कि किसी भी एक आयरन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? कई सारे फॉर्म्स होते हैं। ये मार्कर है तो इस मार्कर के जैसा एक और मार्कर लगा देंगे तो ये मार्कर का दूसरा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो आयरन भी 3-4 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सारे फॉर्म्स किसमें मिलते हैं? आयरन ओर में मिलते हैं। ठीक है, सबके केमिकल कंपोजिशन, ये चीज जो है ना, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ये चीज जो है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ये केमिकल कंपोजिशन नाम का जो कीड़ा है ना, ये हर जगह पे रहता रहता है। ठीक है, आयरन के जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं उनका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। मैग्नेट भी आयरन का फॉर्म है? नहीं, वो मैग्नेट आयरन का फॉर्म नहीं है, वो कार्बन का फॉर्म है, लेकिन उसके अंदर होता है अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट स्टोन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, वो एग्जैक्टली एक कार्बन होता है। आया समझ में? आयरन और मैग्नेट बस इतना ही अंतर। सर, तो आयरन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयरन के सर। कहां जा रहे हो यार? सर कुछ नहीं सर, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन देखो, जो हमारा मैग्नेट होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। ठीक है, और चार्ज होने की वजह से ये अपने अलोंग एक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर जो भी मेटल आएगा उसको ये अट्रैक्ट कर लेंगे। और आयरन के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज नहीं होते, न्यूट्रलाइज फॉर्म में होते हैं। जब उसको रगड़ते हैं हम तब क्या करते हैं? वो चार्ज होते हैं। कभी किसी आयरन के पीस को रगड़ना है किसी चीज पे तो वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है वो स्टेडी स्टेट में आ गए। स्टेडी स्टेट में आने का मतलब क्या है? जो आसपास की चीजें होंगी उनको क्या कर सकते हैं? वो चार्ज कर सकते हैं। अट्रैक्ट नहीं, चार्ज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? अगर ये हमारा आयरन का एक टुकड़ा इसको रगड़ दिया, रगड़ने के बाद अगर इसको मैंने किसी और चीज पे ट्रांसफर किया, अगर मान लो ये एक आयरन का टुकड़ा था जिसको गर्म किया, ये फिर एक आयरन का टुकड़ा है, तो इसकी हीट पा करके ये भी हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज था, इसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने कुछ इसमें ट्रांसफर कर दिए। आ रही बात समझ में? यस सर। कौन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी हवा ही नहीं लग रहा है कुछ। हाँ शर्मा जी, आ रहा है? आज तो महारथी आएगी नहीं, जिनको नहीं समझ में आता है। लॉरेंस, आ रहा है समझ में?
इसका नाम सिया है ना, भूल जाता है यार, होता सेंट लॉरेंस। हाँ तो भाई मैंने ये बताया कि केमिकल कंपोजिशन जब अलग अलग होता है तो अलग अलग एलोट्रॉप्स किसी भी एक कोर के मिलते हैं, किसी भी एक एलिमेंट के मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट में मिल जाता है, डायमंड में मिल जाता है, ठीक है। और क्या होता है, क्लास 9 से तुम्हारा संबंध है ना, बताओ। कोक भी मिल सकता है। अरे कोक, कोल, ये सब चीजें सब कार्बन की कंपोनेंट्स हैं, वो कोल के ही केस में आता है। कोक कह लो या फिर क्रूड ऑयल कह लो, ये सारी चीजें उसी के केस में आती है। और एक चीज होता है, किसी ने इसका नाम सुना है, रजिया सुन सकती है इसको, रजिया शिवम में तो बताओ, इसका नाम सुना है? फुलरीन्स नहीं सुना है? ये कार्बन का तीसरा फॉर्म होता है। क्या होता है? कार्बन का तीसरा फॉर्म क्या होता है ये जानने की कोशिश मत करो, बस इतना जानो कि इसका जो शेप होता है वो सॉकर की तरह होता है। सॉकर तुम खुद समझते हो ना, फुटबॉल, ठीक है। इसका शेप फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। और ये कार्बन का तीसरा फॉर्म है ग्रेफाइट और डायमंड के बाद। समझ गए? इसका काम बहुत सारा होता है यार। इसका काम होता है कंडक्टर या सेमीकंडक्टर बनाने में, इसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद हम आए थे कॉन्टिनेंट्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमने ये पढ़ा था माइनिंग क्या होता है, कि किसी भी मिनरल को, किसी भी मेटल को क्या होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये जो हमारा हमने पढ़ा था, इसके बाद एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं पढ़ा था, कैसे करते हैं एक्सट्रैक्शन, आयुष बता रहे हो। किसी भी मिनरल का, किसी भी मेटल का, मत हिलो, गिर जाएगा कैमरा में, क्या करें? पीछे बढ़ जाओ। चलो भाई बताओ, माइनिंग में हमने क्या चीजें पढ़ी थी, हाउ डू वी माइन, माइनिंग नहीं, एक्सट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था बताओ, एक तो बता ही दिया भाई। एक मिनट, कौन बता रहा है भाई, रुक जाओ, पलक मुझसे रुक जाओ, बताओ भाई। सर अगर एक जगह ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है तो सर उसको ह्यूमंस के थ्रू भी अच्छा ह्यूमंस के थ्रू, ह्यूमंस को ऐसे करेंगे पकड़ के और ऐसे मारेंगे। हां सर। हां फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे हमेश, एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं सर जमीन से प्रोसेस का नाम बताओ, माइनिंग, बस ड्रिलिंग और साफ माइनिंग, लाइक माइनिंग, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, तीन प्रोसेसेस का नाम हमने सुना था, माइनिंग, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग किसके लिए करते हैं, किसी को याद है? ड्रिलिंग और क्वेरिंग, पेट्रोलियम ही केवल नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे लिक्विड मेटल्स भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उनको निकालने के लिए हम ड्रिलिंग करते हैं। एक नॉन मेटल होता है जिसका हम ड्रिलिंग करते हैं निकालने के लिए, इस नॉन मेटल को कहते हैं ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म का एकमात्र नॉन मेटल है, बैठो, ठीक है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे केवल होता है लिक्विड, समझे? तो वो स्टोन के फॉर्म में हमें मिलता है, बहुत सारे फॉर्म में मिल सकता है, स्टोन के फॉर्म में क्या 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 बताएं, नहीं ये बात समझ में आई। तीन, मरकरी हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, और बाकी फॉर्म में क्या होता है भाई, इधर आओ, बताएं क्या होता है। बहुत दिन से क्लास 8 में किसी को पढ़ा नहीं, अब तुम खुद समझ लेना कि क्यों पढ़ा है, ठीक? पता करो, सोचो थोड़ा सा दिन भर आज। ये तीन प्रोसेस होते हैं, माइनिंग क्या होता है तुम्हें बताओ रजिया। हाँ अम्बेश इधर देखो, पढ़ा है इधर जा रहा है। माइनिंग में जो वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू गड्ढा मतलब अंदर कोई मेटल होता है वो ज्यादा जमीन के अंदर होता है, तो माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। माइनिंग करते कैसे, बाय यूज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में क्या लगाते हैं, सर वो रियल क्या बोल रहे हैं, दिमाग घर में छोड़ के गई हो, बैठो।
क्या कहते हैं इसको? बैठो। शाफ्ट शाफ्ट लगाते हैं। शाफ्ट का काम क्या होता है? वो अंदर गड्ढा करता है, ठीक है। और गड्ढा करते हुए एक डिफरेंट अमाउंट के साइज में ही एक डिगिंग करेगा और डिगिंग करते हुए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेप्थ तक जाएगा जहां पे मेटल हमारा प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? बैठो। आ रहा है समझ में? और जब शाफ्ट का हम यूज करते हैं तो क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। और जब हम ओपन कास्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टली ह्यूमन पावर का यूज करके जब हम डिगिंग कर रहे हैं या फिर एक बहुत ज्यादा डेप्थ पे खुदाई कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग समझ में आई? हाँ, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। ड्रिलिंग पता ही चल गया कि जब भी कोई लिक्विड फॉर्म में मेटल यहाँ प्रेजेंट है, आयुष क्या किताब में देख रहे हो? किताब में समझाया जा रहा है, यहां देखो, ठीक है। ड्रिलिंग का प्रोसेस क्या होता है? ड्रिलिंग में बेसिकली हम ड्रिलर्स का यूज करके लिक्विड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इस एक्सट्रैक्शन में बेसिकली हम किसको निकालते हैं? क्रूड ऑयल। और जब कहीं पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कंप्रेस्ड लिक्विड होता है तो कंप्रेस्ड लिक्विड में हमें क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलता है। फॉर एग्जांपल सीएनजी को बाद में कंप्रेस करते हैं भाई, सीएनजी प्रेजेंट नहीं होता है वहां पे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, समझे? सीएनजी इसी से फॉर्म करते हैं भाई, ठीक है। उसको नेचुरली अकरिंग कहा जाता है। नेचुरली अकरिंग का मतलब ये है कि जब इसी को तुम कन्वर्ट कर दोगे बाकी चीजों में तो क्या बन जाएगा? सीएनजी बन जाएगा, एलपीजी बन जाएगा। है तो पेट्रोलियम गैस है भाई। जब पेट्रोलियम को लिक्विफाई करके उसको स्टोर कर दे रहे हो कंप्रेस करके तो वो एलपीजी बन जाएगा। कार्बन का कंपोनेंट है क्रूड ऑयल, तो वहां क्या प्रेजेंट होगा? CO2 भी तो प्रेजेंट होगा। जब भी हम किसी बायोगैस प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे हम CO2 और मीथेन का ही यूज करते हैं। बायोगैस प्लांट क्या होता है बताओ भाई? बायोगैस प्लांट क्या होता है? सर बायोगैस प्लांट सर जैसे कोई भी ऐसा सर डिकम्पोज हो रहा है तो सर उसमें जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करके जब हम CO2 फॉर्म करते हैं और CO2 को हम एज अ कुकिंग गैस या अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं बायोगैस, ठीक है। जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे पास है उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज करके हम ये जनरेट करते हैं और ये जनरेट करने के बाद क्या करते हैं? उसको अपने यूज में ले आते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? बायोगैस। समझे? समझ गए? इसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? बायोगैस यही होता है भाई जब हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज करके, क्या बातचीत है भाई? जब हम अपने वेस्ट का यूज करके CO2 जनरेट करते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब हम इसको जनरेट करते हैं और जनरेट करने के बाद अपने यूज में ले आते हैं इसको, जैसे कुकिंग हो गया या फिर ऑटो वगैरह में भी इसको यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो इस यूज को हम क्या कहते हैं? बायोगैस, ठीक है। और जिस प्लांट से निकलता है वो बायोगैस प्लांट। आ रहा है समझ में? क्यों भाई? तुम और तुम दो बंदे हैं जो समझ में नहीं आते, ठीक है। इसके बाद हम आए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में। अरे हमें बताओ भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का मतलब क्या है? कोई बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स वही भेज दें। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स? बताओ हर्ष। सर जो भी मिनरल्स हमारे अर्थ पे हैं सर वो मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग जैसे एशिया का लैंड फॉर्म की वजह से अलग अलग जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ The presence of different elements and minerals on different type of landforms, it is known as distribution of minerals, ठीक है। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में क्या क्या चीजें मिलती है बताओ? क्या कहते हैं बताओ? क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, बॉक्साइट, लेड, ये सारी चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे। क्रोमाइट्स के और मिलते हैं यानी कि हमें क्रोमियम भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का यूज करके क्या करते हैं? एशिया में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यूरोप।
एशिया में चीजें क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इन सारे मिनरल्स के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड वेदरिंग कंडीशन, ये सब चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में? क्या समझ में आ रहा है ना? ये कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा? आ रहा है गौरव? पक्का? और तुम? आ रहा है ना? अंडरटेकर हो बेटा तुम, ठीक है ना? जितने भी एरिया में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स के प्रेजेंटेशन का एक ही प्रेजेंट होने का एक ही रीजन है, ये जो रिक्वायर्ड वेदरिंग कंडीशन यहाँ पे है वो प्रॉपर है, ठीक है? दैट इज द रीजन व्हाई दीस थिंग्स आर प्रेजेंट हियर। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर आते हैं यूरोप पे। यहाँ पे तुमने पढ़ लिया। फिर आती है बात अपने यूरोप की। यूरोप में क्या प्रेजेंट है? इधर भी आयरन आयरन और हर जगह प्रेजेंट होता है, समझे? यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है? एशिया से भी ज्यादा। लीडिंग का मतलब क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है? द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है? इन सारी कंट्रीज में आयरन ओर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है? और इन सब में लीडर कौन है? यूरोप, ठीक है? और ये सारी जो कंट्रीज है ये यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, ठीक है? जो यूरोप कॉन्टिनेंट में रशिया का जो एरिया आता है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। आ रही है बात समझ में? यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक? अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग लैंडमार्क्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सब जगह पे क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है? आ रहा है समझ में? पूरा आ रहा है, झूठ बोलते हो, ठीक है? फिर आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 zones, द कैनेडियन रीजन, north of the Great Lakes and the Appalachian region and the mountain ranges of the west। यानी कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसमें 3 जोन्स बनाए गए हैं जिसमें हमारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? सबसे पहला जोन क्या है? कैनेडियन रीजन इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का मतलब क्या? जहां पे बहुत ज्यादा लेक प्रेजेंट होगी, ठीक है? तो इस एरिया में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स हमारे कहां पे प्रेजेंट है? अपलाचियन रीजन में, ठीक है? और तीसरा है माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्ट, ठीक है? इन सारे जगहों पे मिनरल्स हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है? और इन सारे जगहों पे प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? बताओ। जिस टाइप की वेदरिंग कंडीशन यहाँ की जिस टाइप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बस यही है कि किसी भी मिनरल के किसी भी एलिमेंट के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, अगर वो किसी एरिया में प्रेजेंट हैं तो वहां पे उस मिनरल का या फिर उस ओर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। आ रहा है मतलब पक्का? ठीक है? तो जहां पे जो चीज प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि उसका रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, और भी जो चीजें उसको चाहिए वो सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है? So, the Appalachian region and the mountain region on the west, iron ore, nickel, gold, uranium, copper are mined in the Canadian Shield region. ठीक है? Coal is the Appalachian region and western Cordilleras have the vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. ठीक है? इन चीजों में ये सारे मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है? यूरेनियम का यहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, क्यों है? ये सारी रिक्वायर्ड कंडीशन अरे ठीक है यार, यूरेनियम। और ये भी जान लो कि यूरेनियम का यूज बहुत ज्यादा होता है किसी भी कंट्री के साथ बात करने में। हर कंट्री में यूरेनियम का यूज बहुत ज्यादा होता है, बोलो कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है, लेकिन अगर बिजली की हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है आज के डेट में, पहले तो कोल का यूज करते थे, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, फिर हमने यूज करना शुरू किया यूरेनियम, ठीक है? यूरेनियम के भी 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है 205 और एक और होता है, ठीक है? तो ये जो यूरेनियम का 205 वाला जो फॉर्म है, यही यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? जो दूसरा फॉर्म है उसको आर्मी में नहीं, उसमें जितने हमारे वेपन्स होते हैं वो बनाने में यूज किया जाता है, जितने भी
हमारे ब्लास्ट मटेरियल्स होते हैं, जितने भी हमारे बॉम्ब वगैरह हैं वो बनाने में यूरेनियम का यूज किया जाता है। येलो कलर का बहुत शाइनिंग मेटल होता है, एलिमेंट होता है ये, ठीक है। यूरेनियम लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जेरोस में तो फिर हम शाइनिंग होता है। यूरेनियम ले चलो कि रेडियो एक्टिव मेटल है, पता चलेगा कान में यूरेनियम लेके चल रहे हैं लोग। 2-3 महीने में गायब। कान ही गया भाई, कान ही 2-3 महीने गया। में ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव का मतलब ये है कि इसमें से रेडियो वेव्स का प्रेजेंटेशन होता है। सर कैंसर होता है ना रेडियो वेव से? और क्या, तो मतलब किसी टावर के नीचे प्रेजेंट हो जाओ, बहुत ज्यादा मतलब वहां पे अगर रेज का स्कैटरिंग हो रही है, अगर तुम वहां रहने लगो टावर के नीचे, तो कुछ दिन के बाद देखो तुम्हारा नर्वस सिस्टम हिल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग जो है वो थोड़ा कम काम करना शुरू कर देगा। तुम्हारी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है या फिर तुम्हारी वर्किंग कैपेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। पता नहीं था उसके लिए बहुत। नहीं, क्यों सही हो जाएगी? तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, सही हो जाएगा फिर। और कैंसर नेचर थोड़ी ना है भाई कि तुम लॉकडाउन लगा तो 40 दिन तक तो फिर वो अपने आप रिपेयर कर लेगी अपने। समझ रहे हो बात को? तो सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी रेडियो एक्टिव मेटल को नॉर्मली लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? बहुत तेज रिएक्ट करेगा वो किसी भी चीज से। एनवायरमेंटल कंडीशन में पहली बात तो ये आता ही नहीं है, हमेशा इसके लिए एक स्पेशल केस रखा जाता है जिसमें इसको कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन होता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन को -170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यूरेनियम है, इसको अगर रिक्वायर्ड टेंपरेचर पर नहीं रखा जाएगा तो ये खराब हो जाता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करके फिर ये ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है, समझे? वैक्यूम में रखा जाता है ना, वैक्यूम में, वैक्यूम कंडीशन बना करके किसी एक केस में रखा जाता है। ग्लव्स अब हमारा जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे आप लिक्विड नाइट्रोजन को नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जब आप लिक्विड नाइट्रोजन को रखेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही हम उसको नॉर्मल कंडीशंस में ले आते हैं तो भाप निकलता है ना उसमें से, वेपर का, ठीक है। तो जब वेपर अराइज होता है उसमें से, इसका मतलब क्या है कि वो रूम टेम्परेचर में आकर के अपना रिएक्शन स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको प्रॉपर रखना पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। कई बार देखना जो पीरियोडिक टेबल के नीचे वाला जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे लिखा होता है UuO, UuB ऐसे करके लिखा होता है। ये सारे मिनरल्स या ये सारे मेटल्स जो भी हैं, ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब ये है कि इनको रूम टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशंस में इनकी प्रेजेंस नहीं होती। और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही समझ में आया बात? ग्लव्स पहन के निकाला जाता है सर कई बार। जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस में प्रेजेंट ही नहीं है तो यूरेनियम कप में लेकर चल सकते हो क्या? तो सर जैसे मतलब ग्लव पहन के निकालते हैं, अगर उसको यूज करना है तब उस यूरेनियम को तो वैसे भी नहीं निकालते हैं भाई। यूरेनियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, यूरेनियम कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है अगर वो रूम टेम्परेचर पे आया तो। सर मैं किसी चैम्बर में रखा जाता है, ग्लव्स रहते हैं, उसको पहन मतलब ऐसे ही लगाया जाता है, फिर उसी में मतलब जो भी करना रहता है। बिना ग्लव्स के बिना ग्लव्स के तुम लिक्विड नाइट्रोजन पकड़ लो, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, इतना ठंडा होता है हाथ जल जाएगा। किए हो क्या कभी? ठंडा होता है ना। देखते हैं सर जगह देखिए सर लिक्विड नाइट्रोजन को सर आइसक्रीम बनाने में यूज होता है। हाँ होता है, हाँ ड्रिंक बनाने में यूज इसमें होता इसके है। डाल के फिर बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को डाल करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया जाता है। बेसिकली उसका यूज हम लोग ड्रिंक वगैरह में इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो उसका वेपर निकलता है ना वो देखने में बहुत अच्छा होता है, केवल उसी लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और एक बात और जान लो, जो लिक्विड नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है, जो अपने बॉडी में यूज करता है लिक्विड नाइट्रोजन को, उसका जो ये विंड पाइप होता है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यूज क्यों करते हैं, बस अच्छा लगता है। ठीक है, कई रेस्टोरेंट वाले उसको बनाते हैं ना, उसमें ड्रिंक में डाल देंगे ऊपर से, तो उसमें से वो क्या कहते हैं हमारा पेपर निकलेगा तो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। कभी सीआईडी में देखना, जो सालुंखे सर की फॉरेंसिक लैब है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें रखी हैं जिसमें से धुआं निकलता रहता है, ठीक है, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन ही है, समझे। अब आइस क्यूब्स नहीं बनाने में यूज होता है भाई, आइसक्रीम और ड्राई आइस ये भी बनाने में यूज किया जाता है। ड्राई आइस क्या होता है? सर जो कार्बन का फॉर्म होता है सर, मतलब CO2 को ही अगर हम लोग सॉलिडिफाई कर देते हैं सर तो ड्राई आइस बन जाता है। समझ गए? लड़का पढ़ रहा है आजकल, समझ गए? ये सारी चीजें होती है ड्राई आइस का पूरे एग्जांपल है। सॉलिडिफाई, सॉलिड शेप में कर देते हैं। और ये भी जान लो कि किसी भी ऐसी सॉलिडिफिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है, इसका डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड से गैस में। कपूर है ना हमारे पास कैम्फर, तो कैम्फर क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं शिवम? क्या कहते हैं भाई?
वेपराइजेशन थोड़ी ना होता है, वो तो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन होता है। So this was all about today's lecture. The remaining topic will be discussed in the another video. The process का नाम बताएं। Till then, we will be discussing about the homework. तो homework हमारा ये है, find the uses of uranium. Find the uses of uranium. ठीक है?